Hello, very good evening in a wonderful rainy season, in rainy evening. Okay, बारिश का मजा, फिजिक्स का नशा. Okay, तो चलो दोनों को करते हैं स्टार्ट विद द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. फिजिक्स तो ऑफ कोर्स मजेदार है ही अगर हम थोड़ा मजा लेना सीखे तो. ओके, तो जो हमारा लॉज ऑफ मोशन है, लास्ट टाइम हमने एक ऐसा छोटा सा पॉइंट समझा कि अगर दो ऑब्जेक्ट को आप पुली के साथ कनेक्ट करो तो किस तरह से उसके ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग का टेंशन हमें मिल सकता है. याद रखने के लिए कहा था, एक्सेलरेशन के लिए ऐड करो ए कॉमन, टेंशन डिवाइड्स करने से मिल जाता है. ओके, एंड टेंशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सपोर्ट. तो जो सपोर्ट करता है वही टेंशन थोड़ा सा देता है, ऐसा हमने कहा था. ओके, तो वो पॉइंट्स हमने समझे. प्लस फ्रिक्शन के बारे में समझा. 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन. ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फ्रिक्शन. So one is called as a stationary friction, another is called as a kinetic friction. If an object is giving a rolling, so it is called as a rolling friction. जब ऑब्जेक्ट रोल होता है तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगता है वो बहुत ही कम होता है. काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो वहां पे भी फ्रिक्शन लगता है जो कंपैरेटिवली रोलिंग से थोड़ा ज्यादा होता है. बट इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. So static friction is maximum. Then you can say that's a Fk, that's a kinetic friction. तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे, Fs for static friction, Fk that is for kinetic friction, and Fr that is for the rolling friction. So Fs is greater than Fk is greater than Fr. प्लस हमने यहाँ पे ऐसा भी समझा था that friction is directly proportional to normal force. जितना वेट फोर्स ज्यादा उतना नॉर्मल फोर्स ज्यादा, जितना नॉर्मल फोर्स ज्यादा उतना फ्रिक्शन भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा. तो यहाँ पे जैसे फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला था उसको आप कह सकते थे फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, दैट नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाय वेट फोर्स mg. पर वो जो हमने लास्ट टाइम दिया था वो अगर आपने पढ़ा होगा तो ही कुछ बातें आपको ज्यादा पता चली. तो डेफिनेटली इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जो दिया जाता है, जो बताया जाता है, वो आप हो सके उतना टाइम टू टाइम आप करते रहिए. आई होप इट्स क्लियर. चलो अब आज थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, जहां पे फिर से मैंने आपको कहा था कि स्ट्रिंग, पुली, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन द केस ऑफ पुली एंड टेंशन का फॉर्मूला, सब कुछ हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से क्लियर जो है वो होना चाहिए. वो क्लियर होगा तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में ज्यादा मजा है वो आ सकता है. अगर मजा करना हो तो करना जरूरी है. तो देखो यहाँ तक हमने कर दिया हुआ है. आज कुछ उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तो थोड़ा पैरेलल चलेगा. as well as we have done the law of conservation of linear momentum, और उसको भी हमने समझा था बहुत अच्छी तरह से. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसा कहता है कि अगर कोई सिस्टम है, ओके, इट्स कॉल्ड एज ए आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, जैसे कि गन और बुलेट का एक सिस्टम होता है. जैसे हम बोट के अंदर बैठे हैं या तो बस के अंदर बैठे हैं. अगर बस बिगड़ गया है और कोई कहता है, कंडक्टर कहता है कि भाई थोड़ा धक्का दे दो, और हम ऐसा कहे कि हम इधर बैठे बैठे धक्का दे रहे हैं, तो हम आगे वाली सीट को अगर धक्का दे तो क्या बस मोशन में आता है? नहीं आता है, बिकॉज वी आर इनसाइड द सिस्टम. वहां फोर्स देने से, सीट को धक्का देने से बस आगे नहीं बढ़ता है. सेम लाइक दैट अर्थ गिव अ रोटेशन एज वेल एज रिवॉल्यूशन. क्या कभी आपने नोटिस किया कि आप धीरे 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 ऐसे घूम रहे हो? तो नहीं. ओके, हम जहाँ है वहीं के वहीं रहते हैं. क्यों? बिकॉज वी आर इनसाइड द सिस्टम. अर्थ का रोटेशन हमें नहीं महसूस होता है. ओके, इट्स अ कॉन्सेप्ट सेम, पर वो आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. यहाँ पे हमने समझा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. वहां पे हमने समझा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है. किसी का भी डिफरेंशिएशन अगर जीरो आता है तो वो वैल्यू कांस्टेंट होता है. प्लस ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने समझा था जो आता है, रिलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ विद द सेकंड लॉ. तो वहां पे हमने ऐसा समझा था. वैसे कॉन्करेंट फोर्सेस भी हमने समझे थे. ऐसा कोई पॉइंट, ऐसी कोई जगह जहां पे 3 फोर्सेस पास होते हो जिसका रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो जाए, तो ऐसे फोर्सेस को हम कॉन्करेंट फोर्सेस भी कहते थे. ओके, ये पुली वाला किस्सा देखा, बहुत अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से समझिएगा. उसका फॉर्मूला बहुत बहुत ही काम का है. ओके,
उसके बाद ये फ्रिक्शंस मैंने बताया, वो जो 6 फिगर थी वहां पे कौन सा फिगर कहाँ से कैसे अलग होता है उसका भी मैंने आपको जिक्र है वो किया हुआ है, एज वेल एज वी ऑल्सो डिस्कस विद दिस ग्राफ। ओके, उसके बाद स्टेट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको भी हमने समझा। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि F इज प्रोपोर्शनल टू R, सो आई अगेन मेंशन R रिएक्शन फोर्स, R की जगह पे N लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल फोर्स। कभी कभार RN भी लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो N स्मॉल r ऐसा भी कैपिटल R ऐसा भी लिखा जाएगा। तो ये सिर्फ लिखने के तरीका है, बट वन थिंग इज क्लियर, आइदर यू से नॉर्मल फोर्स, आइदर यू कैन से रिएक्शन फोर्स, वन इज द कंसीडर द सेम, उसको सेम ही समझना है आप। आई होप इट्स क्लियर। चलो अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ से ये पॉइंट हमारे लिए काफी काम का जाएगा, जहाँ पे इसने बताया कि दैट्स कंपोनेंट्स, कैसे वो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, वो भी हमने क्लास टाइम समझा था कि F यानी फोर्स मैंने इधर दिया तो फ्रिक्शन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, R एंड W दैट्स आल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शंस लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो if one object wants to come into the motion, ये जो फोर्स लगे वो फोर्स फ्रिक्शन से ओवरकम करना चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ये पॉइंट हमने समझा था। नाउ वी गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड डिड्यूस इट्स रिलेशन विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब कुछ कुछ बेसिक से पॉइंट मैं बता दूं जो काफी लोगों को शायद थोड़े अजीब या तो अलग लग सकते हैं। नंबर 1, जैसे हम यहाँ पे देखो, जस्ट फॉर योर कंफर्ट, ये नोट्स जो है वो आपके कंफर्ट के लिए है। यहाँ पे हम नोट से पैरेलल इसलिए जाते हैं, वैसे हमारा जो ओल्ड मेथड है, पुराना तरीका है, सालों से हम उसको टॉपिक वाइज कहते हैं। ओके, ताकि हर एक चीज़ों को अगर आप टॉपिक वाइज नहीं समझते हो तो क्लैरिटी नहीं आती है, बट वो टॉपिक समझने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे चलना चाहिए कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। ओके, तो इसलिए अब हम उसको क्वेश्चन वाइज लेते हैं। जैसे क्वेश्चन वाइज लेने से हमें एक बात का पता चलता है कि इसके साथ साथ कौन कौन सी बातों का आपको कनेक्शंस जो है वो होना चाहिए। और इसलिए जैसे कि हम यहाँ पे कभी कभार वो लाइन वाइज इसलिए भी बताते हैं बिकॉज मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, पूरा कर देता हूँ, पर जो प्रिपरेशन आपको करनी है वो नोट्स में से करनी है। बेटर टू से जो मैं पढ़ाता हूँ, जो नोट्स में दिया है, उसमें से थोड़ा खुद का डेवलप करिए। आई नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा ट्राई करेंगे तो खुद की नोट्स है वो डेवलप हो सकती है। एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे वो आप डिपेंड करिए, थोड़ा कॉम्बिनेशन सीखिए। जैसे यहाँ पे सभी लाइंस वगैरह लिखे ना, तो आई एम नॉट हैबिचुएट विद दैट कि मैं भी ऐसी सभी लाइंस लिखूँ, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन लाइक जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। सो आई एम नॉट, इट कैन नॉट बी दैट काइंड ऑफ अ टीचर जो पूरे बोर्ड पे पूरा डेफिनेशन लिखे। When an object thrown in a gravitational field with angle theta with the horizontal moving in that gravitational field with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration, that motion is known as project। मतलब ये पूरा लर्न करना है वो आप लर्न कर सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट था? When an object thrown in gravitational field, 2-dimensional motion, पूरे प्रोजेक्ट ऐसे इंपॉर्टेंट सिर्फ था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration, अगर ये दो पॉइंट याद है तो पूरा प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन आपको याद है। सो देयर इज नो नीड टू राइट अ होल डेफिनेशन। लर्न करना है तो लर्न तो आप सालों से आप सब कुछ करते आते हो, तो लर्न करने में आप लोग काफी एक्सपर्ट हो, तो वो मुझे नहीं दिखाना कि कैसे लर्न करना है। तो आई फील कि मेरा काम समझाने का है, वो आपको समझ में आना चाहिए। और समझाने के लिए हर एक चीजों को जब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का अटेंशन थोड़ा इधर उधर होता रहता है। तो बेटर थिंग इज दैट कि हम थोड़ा सा थोड़ा लिखे, जिससे उसको पता चले कि कनेक्शंस क्या है, क्या चल रहा है। ओके, तो हर एक चीजों को हम नहीं लिखते हैं, पर जब प्रिपेयर करनी हो तो हम यहाँ पे वो देते हैं नोट्स के फॉर्म में कि आप ये प्रिपेयर करना चाहो तो कर सकते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स है वो उस मेथड को बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं कि लेक्चर होता है वो समझने के लिए होता है, लेक्चर को समझने के बाद हमें जब लर्न करना है तो लर्न करने के लिए नोट्स होती है। और जब भी हम यहाँ पे समझते हैं
व्हेन वी आर जस्ट लर्निंग थ्रू द ऑनलाइन। तो वहाँ पे जब भी आप पढ़ते हो, तो जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, या तो वीडियो को बाद में भी थोड़ा स्पीड में देखिए, और जो जो मैं लिखा हुआ है उसको आप एक बार लिखिए, सो दैट गिव्स अ मोर क्लैरिटी कि ये क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहूँगा कि चलो अब लिख लो, तो वो मज़ेदार नहीं हो सकता। So you have to think a little bit more combinations, कि आप उसको किस तरह से अच्छी तरीके से आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आता है वो होता है न्यूमेरिकल्स। वैसे न्यूमेरिकल्स को ओवरकम करने का तरीका मैं काफ़ी बार बताता रहता हूँ जब भी मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन करें उससे पहले यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल्स में करवाता हूँ, शायद यू विल गेट द मच बेटर आइडिया। जब भी कोई न्यूमेरिकल देखो तो सबसे पहली बात तो ये दिमाग में रखो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द डिफरेंट, सेकंड एंड थर्ड विल बी टोटली डिफरेंट, थर्ड एंड फोर्थ हैव नो कनेक्शंस, फोर्थ एंड फिफ्थ आल्सो विल बी द डिफरेंट। यानी यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल देखोगे तो 5 अलग-अलग सिचुएशंस, 5 अलग-अलग क्वेश्चंस बनते हैं। बट यू हैव टू कीप दैट सिंपल थिंग इन द माइंड कि कभी-कभार ऐसा हो सकता है कि अब ये 5th चैप्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे शायद कोई 2nd चैप्टर का कॉन्सेप्ट, कोई 3rd चैप्टर का पॉइंट, शायद कोई 4th चैप्टर का पॉइंट, और शायद जो 5th में आप पढ़े हैं वो भी पॉइंट, वो भी आ सकता है। आई रिपीट, वो भी आ सकता है। ओके, तो जब भी न्यूमेरिकल्स करते हो तो पहले ये ट्राई करिए जो यहाँ दिया है उसको उसी के तरीके से समझने का ट्राई करिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट करिए कि ये क्या समझाया जा रहा है। ओके, शुरू से अगर आप नई नई तरीके ढूंढते रहोगे एंड यू फील दैट कि वो करने से बढ़ता है कॉन्फिडेंस, तो माय एक्सपीरियंस इज दैट कि उस तरीके से कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आपको हर एक क्वेश्चंस में आंसर्स मिलेंगे, और उसका गारंटी शुरुआत के स्टेज में नहीं हो सकता है। सो बेटर थिंग इज दैट, हाँ, इफ यू वांट टू चेक योर कॉन्फिडेंस तो डू वन थिंग। पहले मैंने क्वेश्चन समझाया, वो आपने लिखा, उसको 2 बार आपने होमवर्क में किया, अच्छी बात है। 1 हफ्ते के बाद वही क्वेश्चन फिर से देखो, फिर से ट्राई करो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और सोचो, ट्राई करो, लिखो कि क्या आप वो नोटबुक में अच्छी तरह लिख पाए या नहीं लिख पाए। आपने पढ़ा तो क्या, एज इट इज पढ़ा तो क्या, 2 बार लिखा तो क्या। अब वही क्वेश्चन 1 हफ्ते के बाद इफ यू फील दैट कि हाँ वो तो आएगा ही ना, ट्राई करिएगा, वो भी नहीं आता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को। 10 में से 6 को नहीं आते, मतलब 60% स्टूडेंट्स को नहीं आता है। ओके, एंड जो ऐसा सोचते हैं कि ये थोड़ी नहीं था आवड़ता जो है, वही ज्यादातर 60% में होता है। ओके, और जो ऐसा सोचते हैं कि हाँ बात तो सही है, आएगा भी सही, शायद नहीं भी आएगा। ओके, उसका एक तरोताजा सिंपल सा एग्जांपल मैं दे दूं। दोज हु आर रेगुलर इन द रेगुलर लेक्चर्स एंड दोज हु आर आल्सो एनरोल्ड फॉर द जेईई, तो आई थिंक उन लोगों ने देखा कि जेईई में जब हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस देखते थे, तो उसमें जो डाउट्स आप शेयर करते हैं मेरे साथ, तो उसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स ने वही क्वेश्चंस डाउट्स में रखे जो आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। सो व्हाट इट शोज, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस देखकर फिर से दूसरी बुक में देखा तो भी नहीं पता चला कि ये हमारे ही टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। तो लिख पाना तो दूसरी बात है, पढ़कर ये भी नहीं पता चला कि ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ओके, तो जरूरी नहीं है कि हम कुछ नया नया नया, जितना ज्यादा नया करोगे उतना ज्यादा आएगा, वो रूल फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहले थोड़ा रिपीटेशन करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करो, उसके बाद इतना है कि आप करते करते आप थक जाओगे, पर इसमें नया खत्म नहीं होगा। ओके, ऑलवेज थिंक विद द बेसिक्स, ऑलवेज थिंक्स विद द सिंपल थिंग्स। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें फिजिक्स को ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है, तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक सिंपल थिंग्स। जैसे a bullet of mass 0.4 kg m दिया गया, मूविंग विद द स्पीड 90 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया गया। यानी यहाँ पे तो लिखा ही है, पर दिमाग में ऐसा सोचते जाने का क्या क्या दिया, तो कि भाई मास दिया। ओके, चलो मैं अगर ऐसा कहूँ कि चलो इतना ही आपको पढ़ना है। ओके, सम स्टूडेंट्स विल दैट हाँ वो तो नीचे दिया है ना, तो नीचे दिया है तो हमारे यहाँ के क्वेश्चन भी सिर्फ पढ़ सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम सबको एक साथ ही देख। ओके,
और देखने से वो समझ में आ जाए, पर वो लिख पाओ उसका भी तो कोई गारंटी नहीं है। ओके, एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस। मास दिया है 0.04 kg, स्पीड दिया है 90 मीटर पर सेकंड, एंटर अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। स्टॉप यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो गया यानी 0 हो गया आफ्टर कवर द डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है, उसको मुझे एमकेएस में लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया है। What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? यानी यहाँ पे बुलेट आपने फायर किया, ब्लॉक के अंदर गया, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या, हाँ, तो चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है या तो डिस्टेंस भी दिया है, पर एक्सेलरेशन जो है उसको कोई कहेगा सर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी 90 है, फाइनल 0 है, टाइम दिया है, टाइम तो नहीं दिया, तो फिर दिस इज द सेकंड पॉइंट जो आप सोच सकते हैं। कोई कहेगा कि सर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए v माइनस यू बाई टी तो कर सकते हैं, किसने मना किया नहीं कर सकते, पर यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, कॉमन सेंस। क्यों, क्योंकि क्या क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया है, कितने टाइम में वो ब्लॉक सॉरी बुलेट रुक गया, नहीं टाइम नहीं दिया है, बहुत सिंपल सी बात है। तो जो नहीं दिया है उसका यूज हम नहीं कर सकते, तो किसका यूज कर सकते हैं, तो कि जो दिया है उसका यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन मिल गया तो क्या मिल गया, क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिव फोर्स। तो कोई कहेगा सर ऐसा तो कोई फोर्स ही नहीं पड़ा, ओके, रेजिस्टिव फोर्स नहीं पड़ा, अच्छा फोर्स पड़ा है तो हाँ फोर्स पड़ा है। व्हाट इज फोर्स फॉर्मूला, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास दिया है तो क्या दिया है, एक्सेलरेशन मिल सकता है तो क्या मिल सकता है, तो एक काम करो मास इनटू एक्सेलरेशन करो, वो वैल्यू मिलेगा, उसको इसके आंसर के साथ कंपेयर करो, देन यू रियलाइज कि ओके सो इन दैट काइंड ऑफ इक्वेशन उस बुलेट के ऊपर, मतलब बुलेट को हमने थ्रो किया था तो क्या नहीं, तो वो एफ आपने क्या निकाला, ओके फोर्स निकाला, किसके ऊपर निकाला, ओके बुलेट के ऊपर, ओके, तो बुलेट के ऊपर जो फोर्स लगा वो किसने लगाया, बुलेट के ऊपर फोर्स किसने लगाया, इक्वेशन पढ़ो, फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट थंब रूल है, इक्वेशंस को मिनिमम 2 से 3 बार पढ़ो। ओके, आपको होगा कि ऐसे इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे, अरे भाई शुरुआत में 2 बार पढ़ने में ज्यादा टाइम जाता है, 3 बार पढ़ने में ज्यादा टाइम जाता है, फिर जैसे जैसे आप हैबिचुएट होते जाओगे ना पता चलता जाएगा, क्या पता चलता जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा फॉर्मूला यूज करना है, बात खत्म हो गई। ओके, ये तो जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको सिर्फ एक डायरेक्शंस में दे रहा हूँ कि कैसे आपको उसको सोचना चाहिए। Our lectures is just only for what to think and how to think. Okay, क्या सोचना है और कैसे सोचना है, अगर वो आपने समझ लिया तो बाद में आपको कोई जनरली फिजिक्स में कोई जगह पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बट जनरली आप क्या सोचते रहते हो, व्हाई वी थिंक, ओके, तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं। ओके, तो सोचना ये है, गिवन डेटा क्या, तो कि देखो अब हमने सोचा कि मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उस बुलेट को रोक दिया, किसने रोक दिया, तो कि उस बॉक्स ने, वुडन ब्लॉक ने रोक दिया, वुडन ब्लॉक ने क्या किया तो वो रुक गया, तो कि उसने उसको रेजिस्ट किया। ओके, तो यार रेजिस्टिव फोर्स इज वन काइंड ऑफ ए फोर्स, जैसे हम कहते हैं डब्ल्यू वेट फोर्स, डब्ल्यू वेट फोर्स कैसे है, अगेन सिंपल सी बात, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या, मास इनटू जी, ओके, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ना, तो क्या मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। ओके, यहाँ पे जी लिया तो उसको वेट फोर्स कहो, सिंपल एम लेते हैं तो उसको हम फोर्स कहते हैं। यहाँ पे वुडन ब्लॉक ने उस बुलेट को रोक दिया आफ्टर 60 सेंटीमीटर, तो बुलेट के ऊपर वुडन ब्लॉक ने जो फोर्स लगाया उसको हम कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स। तो देखो समटाइम्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मास इनटू एक्सेलरेशन वो मेरे रिक्वायरमेंट है, मास गिवन है तो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ढूंढने के काफी सारे तरीके हैं। ओके, वैसे तो दो,
v माइनस यू बाई टी, टी दिया है तो क्या नहीं दिया है। तो कौन सा तरीका, तो कि वन मोर काइनेमेटिक इक्वेशंस, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसमें से 2a एस में से ए सब्जेक्ट बना दो, तो वी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, नीचे आ गया तो ये एक्सप्रेशन बन गया। तो क्या मास गिवन, तो के यस, फाइनल वेलोसिटी गिवन, तो के यस बिकम्स 0, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, तो के यस, डिस्टेंस गिवन, तो के यस, बट बी केयरफुल, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। तो बस एक ही बार वैल्यू, एक ही बार ऐसा फॉर्मूला हमने फॉर्म कर दिया, वहां पे एक बार वैल्यू रखने से आंसर मिल जाएगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये रेसिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला है। नो, दिस फॉर्मूला इज फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ऐसी कब कब आएगी तो कैसा कह नहीं सकते। बट होता क्या है, आपका प्रॉब्लम यही होता है कि जनरली ऑलवेज टेक फिजिक्स थिंकिंग इन द ट्रेडिशनल वे। फिर सर मैथ्स में तो हम ऐसा, अच्छा ये मैथ्स है नहीं, पर सर हम केमिस्ट्री में तो ऐसा सोच, पर ये केमिस्ट्री है तो क्या नहीं, तो क्या यहाँ पे कोई ओल्ड थिंकिंग कम में आएगा तो क्या नहीं। सर हम 10th में थे तो हमने जनवरी में पढ़ाई शुरू की, ये 10th है तो क्या नहीं। तो 10th में जो काम किया वो भी यहाँ पे काम नहीं। सब्जेक्ट नया, स्टैंडर्ड नया, तो थिंकिंग नया, ओके, तरीका नया। तो देखो ये मैंने अपने हिसाब से ये तरीका बनाया, बट व्हाट इज द ट्रेडिशनल वे, तो क्या ट्रेडिशनल वे ये कहता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करो, ये पहले एक्सप्रेशन निकालो, उसके बाद वहां से इंटू एक्सप्रेशन करो, उसमें ये वैल्यू प्लेस करो। मैंने क्या किया, एक ही फॉर्मेट बनाया, क्यों, तो कि भाई दो बार मुझे एक्सप्रेशन, मतलब दो बार कैलकुलेशन नहीं करनी है। वैसे यहाँ पे माइनस साइन था, उस माइनस साइन को क्यों हटा दिया, क्योंकि रेजिस्ट करता है, रिटार्डेशन है, दैट्स व्हाई इट्स गिवन एज अ नेगेटिव साइन, एंड व्हेनेवर वी वांट द वैल्यू वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड, तो उसका नेगेटिव साइन हटा दो, एज सिंपल एज दैट। ओके, दिस इज कंसिडर एज वे ऑफ, वे ऑफ थिंकिंग के ऊपर फोकस करिए। ओके, वो आपका काम आसान कर सकता है। क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, क्या गिवन है, उसके ऊपर सोचिए। ओके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अगर सोचो तो, और वो भी सही तरीके से, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं बता देता हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू, इफ़ यू हैव नॉट कलेक्टेड योर नोट्स एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कलेक्ट योर नोट्स, तो प्लीज़ मैंने आपको कहा था कि आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइए कि सर आई एम इंटरेस्टेड एंड गोइंग टू कलेक्ट योर नोट्स, ओके। ताकि होता ये है कि आपके ये जो नोट्स थे वो नेक्स्ट ईयर में नहीं यूज़ कर सकता, जिस तरह से लास्ट ईयर की नोट्स मेरे पास नहीं, ओके, उसका प्रिंट फॉर्म मैं नहीं रखता हूँ, क्यों, क्योंकि एवरी ईयर उसको अपडेट करता है, और अभी इस टाइम पे तो आप लोग यहाँ पे आते नहीं हो, तो यू हैव ए चॉइस, ओके, कि किसी के घर पे प्रिंटर हो या तो घर से कन्वीनियंट हो, तो वो सिर्फ एक नोट्स लेने के लिए नहीं आता, तो मैं लिमिटेड नोट्स ही प्रिंट कर निकलवाता हूँ। पर अभी से जो भी चैप्टर्स होंगे उसके नोट्स मैं दूंगा, बट एटलीस्ट इन्फॉर्म मी। ये तो अगर आप एक बार भी लेने आए तो आप ऐसा बता सकते हो सर हम हर वक्त आएंगे, ओके, बट एटलीस्ट बता के आइए, so that makes my work more and more easier, okay। those who have not still collected their notes, और अगर वो आने वाला है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। कल ट्यूसडे को मैं सैटेलाइट पे अवेलेबल हूँ और वेडनेसडे को धरणीधर पे अवेलेबल हूँ, पर जब भी मैं अवेलेबल रहूँगा तो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा कि आज मैं कहाँ पे और कौन से ब्रांच पे, ओके। अगर आप धरणीधर से हो और मैं सैटेलाइट पे अवेलेबल हूँ तो ये कोई बहुत दूर दूर वाले एरियाज नहीं है, तो अगर आप चाहो, कोई कन्वीनियंसी नहीं हो तो बात अलग है, और अगर आप चाहो तो आप उसको कन्वीनियंस बनाकर लेकर लेने आना चाहो तो आ सकते हो, ओके। अदरवाइज दोनों ब्रांच पे मैं अवेलेबल रहूँगा, पर वो टाइमिंग जो है वो थोड़ा इधर उधर रहेगा, ओके। सो प्लीज ट्राई टू मैनेज ऑल द थिंग्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो आपका काम आसान हो गया था यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। It is struck by a jet releasing water at the rate of 1 kg per second. यानी ये डेटा है वो चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का हो, and at a speed of 5 मीटर per second calculate the initial acceleration of the block। अब यहाँ पे ऐसा सोचने का,
कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे सोच सकते हैं, क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आप गिवन डेटा के ऊपर फोकस करना चाहिए। ब्लॉक ऑफ मास या तो मेटल ब्लॉक विच हैविंग एम कह देता हूँ, ब्लॉक का मास 2 kg, frictionless. It is struck by a jet releasing water at the rate of 1 kg per second, यानी dm by dt, that is 1 kg per second, which is given. स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि dm by dt दिया हुआ है। अब dm by dt तो एग्जैक्टली कुछ नहीं होता है, बट हियर दे मेंशन एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं d by dt ऑफ mv करूं, वैसे इसको dp by dt तो फोर्स भी आप कह सकते थे। वहां पे हमने मान लिया था कि if I take the mass constant, तो there is a dv by dt जो एक्सेलरेशन देता था। बट एज पर दिस क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, क्या आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, वेलोसिटी एज इट इज रखो, dm by dt, तो क्या वेलोसिटी गिवन, तो क्या यस, dm by dt गिवन, तो क्या यस, तो d by dt ऑफ mv, दैट्स द फोर्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या देता है, तो कि d by dt ऑफ मोमेंटम मुझे क्या देता है, वो सोचिए, आपका काम आसान है। तो कि यार ये फोर्स देता है, तो वेलोसिटी का और dm by dt का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, वो भी मुझे क्या देगा, फोर्स देगा। तो क्या हाँ देगा। तो क्या F इज इक्वल, मैं कह सकता हूँ 5 न्यूटन 5 1 5 के हिसाब से। व्हाट इज F, अनदर फॉर्मूला, ताकि यहाँ पे अभी ये मास भी तो बाकी है ना, और आपको एक्सेलरेशन किसका फाइंड करना है भाई, ब्लॉक का, तो मास भी किसका लेना पड़ेगा, ब्लॉक का। तो ब्लॉक मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो इसको डिनोमिनेटर में दे दो, एक्सेलरेशन मिल गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ओके वे ऑफ, ओके सोचने का तरीका। तो उसके ऊपर जब जितना ज्यादा काम करेंगे, उतना आपका काम जो है वो आसान होता जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इफ यू वांट तो आप वीडियो को रिवाइज करिए, उसको देखिए। ओके, और लेक्चर खत्म करने के बाद भी यहाँ पे लाइव बैठे हो, इसलिए उसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं, उसमें से भी कुछ कुछ बातें आपको मिल सकती है, उसमें आप थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं, तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पढ़ा, वो भी देखा, तो आपका क्विक रिवीजन है वो बहुत इजीली बन सकता है। ठीक है, चलो तो देख लीजिए, ये आ गया 5, मास था 2 kg, सो योर आंसर इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद थर्ड जो है वो मैं होमवर्क में देता हूँ, दैट इज अबाउट द चेंज इन मोमेंटम, उसका क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, ताकि वहाँ पे, वैसे वो एक ओल्ड JW पूछा गया था, जिसको ओल्ड टाइम में AI कहते थे, ओके, जिसको अभी हम JW कहते हैं। अब मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, यानी बुलेट का मास 40 ग्राम है, जिसका स्पीड 1200 मीटर पर सेकंड है। तो बुलेट का मास और बुलेट का स्पीड दोनों दिया गया, यानी मुझे बुलेट का मोमेंटम मिल सकता है। इतना क्लियर। The person holding the gun can exert the maximum force of 144 न्यूटन। ओके, यहाँ पे 144 इस टू वाली जो साइन है वो प्रिंटिंग मिस्टेक, उसको हटा दीजिएगा। What is the, what W the नंबर नहीं आएगा। ओके, what is the number of bullets that can be fired from the gun per second? उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे समझेंगे, तो कि देख क्या क्या दिया गया है, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे मोमेंटम ऑफ बुलेट देगा, तो क्या हाँ मिल जाएगा। पर सेकंड बोला है, तो डीपी बाई डी यानी क्या होता है, फोर्स होता है, तो क्या हाँ, तो वो कितना फोर्स सहन कर सकता है वो तो दिया है, तो क्या हाँ, तो फोर्स अगर मैं निकाल दूं, तो ये जो है ना, मास एक बुलेट का है, मास एक बुलेट का है, वेलोसिटी भी एक बुलेट का है, तो वो n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर करता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय n, दैट गिव्स मी टोटल मोमेंटम। तो क्या हाँ, तो अब आप ऐसा कर सकते हो, टोटल मोमेंटम अपॉन टाइम,
दैट गिव्स अ फोर्स। यहाँ कर सकते हैं। तो फोर्स का वैल्यू कितना है? तो फोर्स का वैल्यू 144 है, तो बरोबर टोटल मोमेंटम यानी एक का मोमेंटम कितना था? क्या मास इनटू वेलोसिटी कितना? कितनी बुलेट्स? तो क्या n नंबर बुलेट्स डिवाइड बाय t, दैट इज 1 सेकंड। ओके, मास इनटू वेलोसिटी, बट बी केयरफुल, मास ग्राम में दिया है, उसको किलोग्राम में लेना है, उसका ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़। यू हैव टू बी क्लियर। मास 40 into 10 raised to minus 3, velocity 1200 और 144, तो 144 डिवाइड बाय 40 into 1200 into 10 raised to minus 3, बिकॉज यहाँ पे टाइम का वैल्यू तो 1 सेकंड लेना था। आई होप इट्स क्लियर। तो देखो ये जो मैंने बताया ना वो मेरा तरीका, सिंपल साइड थॉट प्रोसेस लगाई। ओके, पर जिसको वो थॉट प्रोसेस समझ में आ गया वो कर सकता है, जिसको ऐसा लगा यार नहीं नहीं नहीं, तो उसके लिए नोट्स दिया हुआ है। ओके, चेंज इन वेलोसिटी या तो nm into v वगैरह वगैरह वगैरह, वो आप आइडिया लगा सकते हैं। बट अल्टीमेटली 144, 40, 1200, 10 raised to minus 3 और नंबर ऑफ बुलेट्स आपको मिल जाएंगे। देख लो 1 2 3 0, यहाँ पे -3 तो सीधा पूरा पूरा कट हो गया, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 12 144 होता है तो क्या, हाँ तो सभी जीरोस इसके साथ कट हो गए, यहाँ पे 12 आ गया, 12 डिवाइड बाय 4 यानी 3 बुलेट्स इन 1 सेकंड, सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, देखिए तो ये यहाँ पे बता दूं मैं, आ गया 3 बुलेट्स। तो देखो ये जो था वो मैंने बताया कि कैसे हम कर सकते हैं वो तरीका, दूसरा यहाँ पे उसने बताया कि आप चेंज इन मोमेंटम करो। ओके, n नंबर ऑफ बुलेट्स ले लो। ओके, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, n यहाँ पे ले लिया तो 48 इंटू n kg, उसके बाद वही तो बताया मैंने कि फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू 48 इंटू n, 48 144 के डिवीजन में आ गया, वो भी 3 तो आएगा ना, 3 बुलेट्स इन 1 सेकंड। आई होप इट्स क्लियर। चलो यस अक्षत, एनी क्वेश्चन? हेलो, है? So now about the next question, that is number 5. अब उसको हम ध्यान से समझने का ट्राई करेंगे ताकि ये क्वेश्चन बहुत ही काम करे। उसके लिए थोड़ा फिगर वहाँ पे तो दिया हुआ है, हम उसके अपने हिसाब से भी समझने का ट्राई करेंगे। ओके, देखो ये फिगर तो दिया है पर उसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से पहले समझाऊंगा। तो जो मेरा तरीका होता है वो क्या होता है, क्योंकि जो हम जनरली क्लास में डिस्कस करते हैं, मतलब जब हम पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ तब डिस्कस करता हूँ, तो दोज हु आर जस्ट इंटरेस्टेड कि हम उसको सिर्फ लर्न कर लेंगे, हम उसको याद रख लेंगे, तो उन लोगों के लिए नोट्स है। बट दोज वांट्स टू रियली अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो उसके लिए हम अपना तरीका देते हैं। और जो सही मायने में जो स्टूडेंट्स की जो मैं अच्छी क्वालिटी की एक्सपेक्ट करता हूँ वो ये कि मैंने समझाया, नोट्स में दिया हुआ है, उन दोनों को कंबाइन किया और उसने खुद का अपना एक नया कोई पॉइंट बनाया। ओके, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और वो होता है सही तरीका पढ़ने का। ओके, वही तरीके से पढ़ना चाहिए। ओके, अदरवाइज मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता जाऊँ या तो नोट्स में बना लिखता जाऊँ और उसको आप कॉपी करते जाओ, तो दिस इज नॉट द वे ऑफ लर्निंग। ओके, वो पोपट डेवलप होता है, आई मीन टू से पैरट्स। ओके, जितना बताए उतना लर्न कर दिया, वैसे चलता है मार्केट में, वही चलते हैं। ओके, पर पोपट्स थोड़े कम हो तो अच्छा है। ओके, ताकि वो कब तक चलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, और आई कैन अंडरस्टैंड कि लर्न करने के लिए या तो मार्क्स लाने के लिए पोपट बनना ज़रूरी होता है। ओके, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। ओके, पर वो लर्निंग वाला अप्रोच, ताकि वो तो मैंने आपको उंगली दिखाई कि यहाँ तक चाहिए तो आप वहाँ तक ही जा सकते हैं, बट अगर खुद से सोचा है तो आप और दूर तक डेफिनेटली जा सकते हैं। चलो, a ball moving with the momentum 5 kg meter per second यानी P1 दिया है, strikes against a wall at an angle of 45 degree and it's reflected at the same angle. Calculate the change in the momentum.
अब ये क्वेश्चन है, उसको 2-3 अलग-अलग फिगर से आप समझ सकते हैं। तो मैं फिगर का जो बेस है वो यहाँ पे जैसा दिया ना वैसा लेने का ट्राई करता हूँ। मतलब मैंने ऊपर से बॉल फेंका और वो वहां से नीचे आया। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से। सबसे पहला पॉइंट मुझे फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, व्हाट डू बाय चेंज इन मोमेंटम? ओके यार, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, फाइनल मोमेंटम यानी क्या? ओके, फाइनल उसकी डायरेक्शंस, ताकि देखो मोमेंटम तो दोनों का सेम है। इफ यू हैव रीड द क्वेश्चन परफेक्टली। ओके, ball moving with the momentum 5 km per second with 45 angle reflected at the same angle, calculate the change in momentum। तो एंगल उसका सेम है, मोमेंटम भी उसका सेम है, एंगल से मोमेंटम से आंसर 0, खत्म हो गई बात। ताकि मोमेंटम हैव डायरेक्शन, तो चेंज इन मोमेंटम है वहां पे भी उसका डायरेक्शन है वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो देखना कैसे। तो क्या अगर मान लो मैंने यहाँ से थ्रो किया और बॉल ऐसे नीचे आया, ओके, यहाँ से ऐसे नीचे आया और वहां से रिबाउंड होके और लाइक दिस ऐसे गया, यहाँ पे कोई वॉल था वहां से टकराया और उसके बाद ऐसे नीचे आया। दूसरा तरीका, मैंने बॉल को ऐसे ऊपर फेंका और ऊपर टकरा कर वापस और ऊपर गया। बताता हूँ दोनों तरीके। लाइक दिस, ये बॉल है, यहाँ से मैंने बॉल को थ्रो किया, रिबाउंड हुआ, नीचे आया, आ सकता है। दूसरा तरीका, मैंने बॉल को यहाँ से थ्रो किया, यहाँ पे टकराया और ऐसे रिटर्न गया। दोनों ही हो सकते हैं। ओके, आपको जो चाहे वो ले सकते हैं। बट हियर दे मेंशन अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब वॉल यहाँ पे है, तो जो एंगल बनेगा ना वो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये एंगल बनेगा वॉल के साथ है, ये एंगल और ये एंगल। ऐसे दिखा रहे तो देखो सब कुछ सेम टू सेम है, बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंस कुछ है क्या? क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्शन था और रिटर्न वाला ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जब भी ऐसा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, उसका टेल पकड़कर उसको ओरिजिन पे लगा दो। जैसे कि ये वेक्टर है, उसकी ये टेल को पकड़कर मैंने ये लगाया, तो इनिशियल मोमेंटम हमें 4th क्वाड्रेंट में दिख रहा है, जिसका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ये रिटर्न ऐसे गया तो क्या उसका टेल तो ऑलरेडी यहीं पे है, तो इनिशियल मोमेंटम 4th क्वाड्रेंट में है, फाइनल मोमेंटम 3rd क्वाड्रेंट में है। ये देखने का नजरिया, ये नई चीज है। बट व्हेन आई थ्रो दिस ऑब्जेक्ट इन दिस वे, तो इसकी टेल को पकड़कर अगर मैं ओरिजिन पे लगाऊं तो ये कौन सी डायरेक्शन लेता है? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की डायरेक्शन है, तो इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फाइनल मोमेंटम सेकंड क्वाड्रेंट में है। वैसे दोनों केस में आंसर सेम ही आए, पर ये एक थॉट मैंने आपको दिया कि ऐसा और वैसा दोनों ही तरीके आप सोच सकते हैं। अब समझने के बाद जो यहाँ पे तरीका दिया है उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करिए और उसी को आप अप्लाई करिए। तो देखो यहाँ पे जो बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सी दिस फिगर, ओके। तो देखो मैंने जो बताया कि आपको क्या सोचना है, तो कि उसकी डायरेक्शन देखो, ये इनिशियल मोमेंटम था। अब इसी मोमेंटम को मैं यहाँ पे ऐसा ले, ये कौन से क्वाड्रेंट में लग रहा है? तो 4th क्वाड्रेंट में लग रहा है। ओके, अगर इसको मैं 3rd क्वाड्रेंट में ले लेता हूँ तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हो ये 45 डिग्री, वैसे ये भी 45 होगा। क्यों? आप तो ये बोल रहे थे अरे यार ये वेक्टर है तो क्या हाँ ये 45 बनेगा, तो क्या बनेगा, तो ये कितना बनेगा यार, वो भी तो 45 बनेगा। अंडरस्टैंड? तो देखो ये और वो ऊपर वाला जो मैंने रेड से मार्क किया ना, वही दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 है, पर यहाँ पे जो दिया है वो भी तो 45 बनेगा, ताकि एंगल वॉल के साथ बनेगा। यहाँ पे तो जो 45 लिखा है ना वो तो ऐसे हवा में है,
तो हवा में थोड़ी ना एंगल बनता है, और अगर बनता भी है तो वो हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे एंगल बनेगा। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे हमने ये कार्टेशियन सिस्टम समझा तो उसके हिसाब से उसका एंगल बना, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं उसको एज इट यहीं पे रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको, कि यहाँ पे बताया कि AO, that is the initial momentum, it has a two rectangular components, one is P cos 45 along CO and P sin 45 along DO। अब यहाँ पे CO और DO है ना, किसके हिसाब से, तो CO DO, P sin 45 P cos 45, जिसने बनाया थीटा वो बनाता है cos थीटा। यानी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व 2 3 4 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वो अलग अलग तरीके सिर्फ सोचने के लिए रखने का, ऐसा हो तो एक आध तरीका अप्लाई करके चेक कर लेने का, एट द एंड आंसर विल बी द सेम। ओके, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक ही मेथड दिमाग में फिक्स रखो कि हाँ यार अगर ये पूछा जाएगा तो मैं ऐसा ही फॉलो करूंगा। वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, आपका काम भी आसान करेगा, और जो लोग एग्जाम में नया नया तरीका अप्लाई करेंगे, ओके, उसके लिए प्रॉब्लम सिर्फ इतना रहेगा कि उसका पेपर टाइम पे खत्म नहीं होगा। क्यों? तो क्या एग्जाम के टाइम पे नए क्वेश्चंस में सोचना चाहिए, जो क्वेश्चंस लिखे हुए हो, पढ़े हुए हो, उसको सिर्फ लिख देना चाहिए। मतलब प्रिपरेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नया क्वेश्चन पूछा जाए तो ही कुछ अलग सोचना है, अदरवाइज जो लर्न किया है वही सीधा सीधा हमें लिख देना है। ओके, तो ही आप सही तरीके से मार्क्स ला सकते। तो देखो यहाँ पे उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बता दिए, कहाँ पे बनेगा ये OC एंड OE। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बना, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो वैसे P 5 kg मीटर पर सेकेंड, साइन 45 तो क्या, तो यहाँ पे ऐसा देखा जाएगा, एक फर्स्ट मतलब एक पॉजिटिव वाई क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, एक नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, यानी उसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ कौन सी डायरेक्शन का कंपोनेंट मिलेगा, तो क्या एक्स। ओके, तो उसमें भी क्या, क्योंकि देखा जाए तो ये देखो ये वाली डायरेक्शन थी, ये वाली, उसको यहाँ पे बताया ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन थी, उसको यहाँ पे दिखाया, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो क्या, हाँ, तो देखो यहाँ पे बता दिया वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया वाई डायरेक्शन वाला 0। क्यों? क्योंकि एक P sin 45 अपवर्ड डायरेक्शन में था, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए क्या हो गया, सिंपल सी बात। चेंज इन मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट में है, इसलिए एक नेगेटिव लिया दूसरा पॉजिटिव लिया, तो देखो ये वाला नेगेटिव लिया, फाइनल मोमेंटम, ओके, जो यहाँ पे था इस डायरेक्शन में था, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में था, और ये वाला एरो जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का था उसको पॉजिटिव रखा, पर साइन तो माइनस आएगा ना, क्यों, तो कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना था, वो आ गया -2p cos 45, p का वैल्यू दिया था, cos 45 पता है, so your answer is -7.07, ऐसा। if we are getting a minus sign, then what is the meaning of minus sign, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, negative sign indicate the direction of change in momentum is away from the ball। क्यों? तो कि बॉल हमने ऐसे थ्रो किया, चेंज इन मोमेंटम में उसकी अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने अभी समझाया वो नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन दिया था उसको कैसे देखना, उसको कैसे समझना, वो मैंने बताया। अब यहाँ पे मैं जो मैंने पॉइंट बताया था वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, देखिएगा। हाँ, फिगर वही, इसको मैंने एक्सटेंड किया जो मेरे लिए इनिशियल मोमेंटम है। ओके, यहाँ 45 बनेगा तो यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा ना वर्टिकल ऑपोजिट से, वैसे तो ये भी 45 बनेगा, एंगल भी 45 का। फाइनल मोमेंटम इधर था तो यहाँ था, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये भी 45 बनेगा, ये भी, सब कुछ एंगल तो 45 का कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनल मोमेंटम थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, बरोबर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो क्या, माइनस पी
cos 45. ओके, आप कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते थे? 2,3, 4,4. ओके, -2, माइनस जैसा लिखते थे तो क्या, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो आप ऐसे लिखेंगे -2i कैप -3j कैप, है ना? तो क्या मैं इसको ऐसा कहती हूँ -p cos 45 i कैप, बरोबर। अब ये नेगेटिव आई डायरेक्शन में है तो क्या मैं ऐसा कहती हूँ -p sin 45 j कैप, बरोबर। क्यों माइनस नेगेटिव एक्स, क्यों नेगेटिव माइनस j कैप, क्लियर? चलो, इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कौन से कोऑर्डिनेट में है? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि उसका पॉजिटिव होता है एक्स, तो क्या है? क्योंकि p cos 45 i कैप, ये तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट में है, तो -p sin 45 j कैप, ये भी बरोबर। अब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मुझे करना है, बरोबर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या है? तो मुझे सब्ट्रैक्शन देना है ना, तो क्या है? ओके, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो देखो -p प्लस p, ये वैल्यू कैंसिल, ये कौन सा डायरेक्शन था? j, तो बताया ना वर्टिकल वाला कैसा हो गया? 0। ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग द न्यू वे ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। तो जो तरीका मैंने बताया उससे भी आंसर मिलेगा। -cos 45 -cos 45 आ गया, -2p cos 45, लेकिन आंसर द सेम। तो अगर मैं इनिशियल इधर लूँ, फाइनल इधर लूँ, उसके ऐसे में कंपाउंड्स बनाऊँ तो भी आंसर सेम आता है। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को आप फिर से 2 नहीं 3 बार देखिए, इसको थोड़ा रिवाइंड करिए तो आपको अच्छी तरह से ये फंडा समझ में आ जाएगा, ताकि ये जो फंडा है वो आपको आगे भी बहुत सारी जगहों पे काम में आ सकता है। सो इसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ऐसा कहने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं आप ही बताओ, अरे वीडियो में मैं ही तो बता रहा हूँ, कि वीडियो में कोई और हो जाता है। ओके, तो कोई भी चीज सभी भी समझ में ना आए, सो यू हैव दैट बिगेस्ट एडवांटेज इन दिस ईयर, कि जो मैंने समझाया है उसी को वापस वीडियो में मैं भी तो समझा रहा हूँ, मैं ही तो समझा रहा हूँ, सो यू कैन रिवाइज इट, तो आपका काम और आसान कर सकता है। ठीक है, चलो। दूसरा ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स है या तो जो टाइमिंग है वो थोड़ा कम ज़्यादा है या तो वगैरह वगैरह वगैरह, पर ऐसा कुछ सोचने में आप अपना टाइम है वो वेस्ट ना करिए। ओके, जो भी आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है या तो जो भी हम टाइम स्पेंड करते हैं या तो जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हम रखते हैं, एट द एंड इट इज इन योर बेनिफिट। ओके, आप भी मेरे साथ साथ काम करना चाहो तो काम कर ही सकते। सम स्टूडेंट्स थिंक दैट कि वो ज़्यादा है, ज़्यादा हो जाता है, अगर रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कभी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ओके, ऑन द कंपल्शन बेसिस आप 1 सवा घंटे का लेक्चर अटेंड करो, 1 सवा घंटे का होमवर्क करो। ओके, रोज 3 ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ते हैं, एक विषय जैसे 4 करते हैं तो कोई बात नहीं, उसके हिसाब से ऐसा टाइम टेबल बनाइए। रोज हर एक सब्जेक्ट को 3 घंटा आप दे सकते हैं। अगर 1.5 घंटा लेक्चर में चला जाता है तो बाद में सिर्फ उसके लिए एक्स्ट्रा 1.5 घंटा ही स्पेयर करिए। ओके, थोड़ा टाइम टेबल को अच्छी तरह से रिफॉर्म करिए, कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमसे बात करिए, so we can solve out it। ओके, सजेशन हो तो भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानना नहीं मानना तो मेरे हाथ में है ना, पर आप शेयर जरूर कर सकते हैं। देखिए, अभी जो हमें पढ़ना था ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब इसको ध्यान से सुनिए। क्या कहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? बहुत सिंपल से ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कि ये सबसे पहले तो फिगर आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे ये फिगर भी हमने पहले भी बताया था ये कैसे काम करता है। Angle of friction may be defined as the angle which the resultant of the limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction। नहीं समझ में आता है तो उसके लिए क्या करना है? क्योंकि उसके लिए खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वैसे खुद का दिमाग लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, पर डिफिकल्ट चीजें तो आपको करने में मजा आता है, ताकि इजी तो हर कोई करता है।
ओके, और वैसे भी आपको डिफिकल्ट चीजें तो करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन की बात है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात है, तो उसको ऐसा समझिए, ध्यान से सुनिएगा। When any object is placed here, the force, that is the weight force in the downward direction, the normal force or the reaction force, तो उसको आप R कह दीजिए, N कह दीजिए, N और बीच में बाद में R लिख दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा हमें कहना है। अब यहाँ पे मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने इसको कोई एक एंगल पे फोर्स लगाया। ओके, क्या कहा? मैंने उसको कोई एक एंगल पे फोर्स लगाया, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। सी दैट, सी दिस इज द बेसिक आइडिया। अप्लाइड फोर्स इधर है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, नंबर 1। व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, दिस अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे से ऑपोजिट है, बैलेंस्ड है। रिएक्शन फोर्स एंड वेट फोर्स बैलेंस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। अगर मैं उसको मोशन में लाना चाहता हूँ तो मुझे फोर्स जो है वो ऐसा देना पड़ेगा जो फ्रिक्शन को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। तो अब यहाँ पे क्या समझाने का ट्राई किया, ध्यान से देखिएगा। हाँ, बहुत सिंपल सी बात है, बट इट्स नीड गुड ऑब्जर्वेशन। कि मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई मैं अप्लाइड फोर्स ऐसा देना चाहता हूँ, फ्रिक्शन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब इसको कैसे समझेंगे आप? तो कि फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन कितना होगा तो वो डिपेंड करता है वेट फोर्स कितना है। अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो वो वेट फोर्स भी ज्यादा लेगा, वेट फोर्स ज्यादा तो नॉर्मल भी ज्यादा लगाएगा। जितना नॉर्मल ज्यादा फोर्स लगाएगा उतना फ्रिक्शन भी तो ज्यादा लगेगा। तो क्या आपको ये दो वेक्टर दिख रहा है? तो क्या दोनों की टेल कनेक्टेड है? तो क्या ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक उसका रिजल्टेंट है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल साइड, देखिए यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा, तो उसका रिजल्टेंट ऐसा एज पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम चैप्टर 4। यहाँ पे बनाया थीटा, तो के यस, जिसने बनाया थीटा वो बनाएगा कॉस थीटा, दूसरा बनाएगा साइन थीटा, ऐसा कुछ कुछ हमने सोचा। तो क्या हाँ, तो ये रिजल्टेंट है। ओके, अगर मैं ऐसा कहता हूँ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो क्या हाँ, तो क्या मैं सीधा सीधा से कह सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड fs by r। वैसे ये fs by r तो म्यू एस होता है, कैसे? क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो म्यू एस इंटू आर कहते थे ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्या हाँ, तो कर दो एफ एस बाय आर बना म्यू, यानी ये म्यू के ऊपर तो सब कुछ डिपेंडेंट है। और म्यू मिलता कैसे है? तो क्या एंगल थीटा से, टेन थीटा से। तो घुमा फिरा कर बात जो है वो एक ही बनती है अगर आप नोटिस करो तो। सीधा टेन थीटा बना, स्लोप बना, एफ एस बाय आर बना, बट एफ एस बाय आर तो म्यू होता है, यानी टेन थीटा म्यू एस बना। उसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो वो पॉइंट अगर आप समझोगे तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। इतना क्लियर है? परफेक्ट। चलो, अगर वो समझोगे तो आपको ये एंगल ऑफ रिपोज जो है उसका कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। उसमें भी देखो एट द एंड काफी हद तक सेम टू सेम नियम जाने वाले कि म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज इक्वल टू tan पाई, पर थोड़ा अलग किस्सा है। ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। ये पूरी फिगर को मैं थोड़े अलग तरीके से बता रहा हूँ। ओके, कि भाई ये फाई बनता है तो ये एंगल भी क्यों फाई बनता है। उसके लिए पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ, उसके बाद आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। एंड आई एडवाइस कि आप वो जो फिगर है वो बाद में वीडियो में से आप देखकर बनाइएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? क्योंकि इसके लिए मैंने आई थिंक एक चीज आपको समझाई थी। ओके, इट्स देखिए अभी यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये समझना है
कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता तो नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता? ऊपर। वेट फोर्स कहाँ लगता है? नीचे। मतलब एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है। अब इसको ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा। अगर ऑब्जेक्ट जैसे जैसे टिल्ट हो रहा है तो उसका नॉर्मल फोर्स है वो टिल्ट होते 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 ऐसे जाएगा, बट वेट फोर्स ऑलवेज कैसा रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। सो आइडिया यहाँ पे ऐसा लेना है कि जब भी हम तो देखिए यहाँ पे ऐसा समझना है आपको लाइक दिस कि अगर हमने ये एक सॉरी अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया और उसको मैंने ऐसे इंक्लाइंड किया, ठीक है? तो ये जो इंक्लाइनेशन वाला किस्सा है उसको अच्छी तरह से समझिएगा कि जब वो यहाँ पे थीटा एंगल पे मैंने इंक्लाइंड किया और उसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा था, जब वो ऑब्जेक्ट ऐसा था, सरफेस के ऊपर था, तो वेट फोर्स नीचे लग रहा था, रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा था। अब जैसे इंक्लाइंड किया तो उस केस में भी वेट फोर्स तो नीचे लगेगा, स्ट्रेट डाउनवर्ड, बट जो नॉर्मल फोर्स है वो इस सरफेस से कैसा लगेगा? तो कि परपेंडिकुलर। अब इसी लाइन को मैं थोड़ा सा पीछे ऐसे खींचा तो क्या पहले समझ सकते थे कि ऐसा ही था? तो क्या अब धीरे 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 उसको क्या किया मैंने? इंक्लाइंड किया। अब जो वहां पे एंगल थीटा बनता था ना उसका मैंने ये लाइन थोड़ा और ज्यादा नीचे खींचा, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये कितना बनता? तो कि ये यहाँ पे बनता 90 माइनस थीटा। नाउ सी दैट ये एंगल और ये एंगल भी तो 90 है ना, उसमें ये 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा प्लस दिस समथिंग इज टोटल इज 90। तो क्या? हाँ, तो देखो 90 माइनस थीटा में अगर कोई x ऐड करूँ तब भी बनना तो 90 है। तो क्या? हाँ, तो 90 90 दोनों साइड से कैंसल, तो माइनस थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये एंगल भी क्या बनता है? थीटा। ये समझ लिया तो समझिए आपका काम आसान है। कैसे? क्योंकि बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इस W को मैं मेन वेक्टर समझता हूँ, जैसे इस R को भी मैं मेन वेक्टर समझता हूँ, यानी आपके पास दो मेन वेक्टर है, एक W, तो इस W ने इस साइड के साथ यहाँ पे थीटा एंगल बनाया, इसलिए इसको मैं कहूंगा W cos थीटा। क्या कहेंगे उसको? W cos थीटा। तो W मेन वेक्टर है दैट विल रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट्स, एक इधर आएगा और एक उससे परपेंडिकुलर जाएगा। कैसे? देखिए कुछ इस तरह से, ये एक इधर और एक उससे आएगा परपेंडिकुलर। इफ यू कैन ऑब्जर्व इट, ये रेड डॉटेड लाइन और ये ब्लू डॉटेड लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो ये बनता है W cos थीटा और ये बनता है W sin थीटा। जिसने बनाया थीटा वो बनता है cos थीटा और दूसरा बनता है W sin थीटा। क्लियर? चलो, तो एक बनता W cos थीटा, एक बनता W sin थीटा। तो मैंने आपको समझाया था कोई भी वेक्टर हो उसके कंपोनेंट ऑलवेज एक दूसरे से कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। मेन वेक्टर बीच में रहेगा, एक साइड cos थीटा, एक साइड sin थीटा। जो बनाएगा थीटा उसको ले लो cos थीटा, दूसरा बन गया ऑटोमेटिकली sin थीटा। तो W इट्स अ मेन वेक्टर एंड दैट रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट्स, W cos थीटा, W sin थीटा। वैसे W cos थीटा को मैं चाहूँ तो mg cos थीटा और W sin थीटा को mg sin थीटा भी कह सकता हूँ, बिकॉज W का वैल्यू कितना है? mg जितना है। तो देखो इसको मैं कह सकता हूँ mg cos थीटा और इसको मैं कह सकता हूँ mg sin थीटा। इतना क्लियर? तो क्या? हाँ क्लियर। चलो, अब r मेरा मेन वेक्टर है, तो दैट आल्सो रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट। वर्टिकली ऑपोजिट से ये एंगल भी थीटा बनेगा, तो यहाँ बनेगा। तो r का ये कंपोनेंट बना जिसको हम कहेंगे r cos थीटा। तो क्या? हाँ,
अब ये ब्लू डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, तो कि उससे परपेंडिकुलर यानी यहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा। देखो ब्लू डॉटेड लाइन ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में, ये इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आर ऐसा बीच में, तो ये बन गया आपका आर साइन थीटा। किस तरह से एम जी कॉस थीटा बना, एम जी साइन थीटा बना, आर कॉस थीटा बना, आर साइन थीटा बना। फिर से वीडियो देखो तो अच्छी तरह से वो समझ में आएगा, और देखना बहुत जरूरी है। दो तीन चीजें दिमाग में रखनी, मेन वेक्टर मिडल में होगा और दोनों वेक्टर उससे आजू बाजू रहेंगे। डब्ल्यू बीच में है, डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा परपेंडिकुलर है, आर बीच में है, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा आजू बाजू साइड पे है, मतलब परपेंडिकुलर है। जब भी दो कंपोनेंट बनेंगे वो दोनों मेन वेक्टर के आजू बाजू होंगे। कोई कहेगा कि सर ये आर कॉस थीटा इधर है तो ये वाली लाइन भी तो परपेंडिकुलर होती है। अरे यार कंपोनेंट ही दोनों एक साइड हो जाएंगे, मेन वेक्टर तो साइड में रह गया। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर आप डब्ल्यू कॉस थीटा इधर लेते हो तो ये वाली लाइन भी तो परपेंडिकुलर बनी, पर मेन वेक्टर तो यहाँ है ना, तो कंपोनेंट के लिए मेन वेक्टर बीच में होना चाहिए, आजू बाजू ही उसके कंपोनेंट बनने चाहिए। इतना अगर दिमाग में क्लियर है तो आपका काम आसान। नाउ व्हाट, नाउ इन इक्विलिब्रियम, ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, लेफ्ट साइड वाला फोर्स इक्वल्स टू राइट साइड वाला फोर्स। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा काम आसान। देखिए अब करना क्या है, तो करनी बहुत सिंपल सी बात है, सुनिएगा ध्यान से। ओके, बिकॉज नाउ जस्ट वन स्टेप नीचे मेन वेक्टर कौन है, तो कि डब्ल्यू यानी एम जी। ओके, तो आप ऐसा कह दो इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में बात करूं तो नीचे कौन है, एम जी, ऊपर कौन है, आर कॉस थीटा। ओके, इक्वेशन 1 कह दिया। इन एक्स डायरेक्शन, ओके, तो एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन तो नहीं कहेंगे, हम क्या करते हैं, क्योंकि तो हमारा जो मेन वेक्टर है ना, वो एक था एम जी आर कॉस थीटा, वेट फोर्स हमारा मेन था। दूसरा हमारा मेन वेक्टर कौन है, तो क्या आर है। तो के मैं ऐसा कहता हूँ फॉर नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स कैसे इक्विलिब्रियम में है, तो क्या आर। तो देखो तो उसकी लाइन को इक्विलिब्रियम में, मतलब जितना ऊपर उतना ही उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आर को कौन बैलेंस करता है, तो क्या आर को बैलेंस करता है एम जी, एक सेकेंड, हाँ एम जी कॉस थीटा, एक सेकेंड, आर एंड डब्ल्यू कॉस थीटा एंड आर कॉस थीटा। ओके फाइन, ओके, तो दैट इज एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो है, एक वेट फोर्स एक आर का। अब यहाँ पे आपको जो निकालना है वो कौन निकालना था, तो फिर टेन थीटा निकालना था। तो यार दोनों कॉस थीटा वाले होंगे तो वो मिलेगा नहीं। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा सोचना है कि एक कॉस थीटा भी हो, एक साइन थीटा भी हो। तो देखो ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। ये तो मैंने सिर्फ बताया, आर को बैलेंस किया किसने, तो क्या एम जी कॉस थीटा ने। एम जी को बैलेंस किया किसने, तो क्या आर कॉस थीटा ने। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन लग रहा था, क्योंकि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखूं और इसको ऐसे टिल्ट करूं, तो टिल्ट करूंगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ आया, नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। तो when the object just slide down, friction in upper direction, और एंगल ऑफ रिपोज जो आपका मेन क्वेश्चन है, उसका मतलब ही यही है कि मान लो मैंने इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रखा, अब ये पैरेलल है, मैंने इसको टिल्ट किया लग रहा है हाँ, तो ऑब्जेक्ट नीचे आया तो क्या ना, टिल्ट किया तो क्या हाँ, इस एंगल पे नीचे आया तो क्या हाँ। मतलब क्या, तो कि ये एंगल और ये एंगल के बीच में कोई एक एंगल था जब ऑब्जेक्ट ने जस्ट क्या किया, स्टार्ट किया नीचे आने। So when at some particular angle object just start to slide down, that angle is known as angle of repose. Okay, उसी एंगल पे वो नीचे आना स्टार्ट करता है,
तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहता हूँ ये x डैश डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन में f इज बैलेंस्ड बाय mg sin थीटा x डैश। ओके, और ये y डैश वाली डायरेक्शन है। ओके, तो x डैश और ये मैं ले लूँ y डैश, दिस इज कॉल्ड एज y डैश। तो अब यहाँ पे ये सिर्फ रेफरेंस के लिए था x का और y का इक्विलिब्रियम। अब मेन उसकी बात, इन x डैश डायरेक्शन फ्रिक्शन को किसने बैलेंस किया? तो क्या फ्रिक्शन को बैलेंस किया mg sin थीटा ने। ओके, अब ये आ गया y डैश। इन y डैश डायरेक्शन, y डैश डायरेक्शन कौन था? तो के रिएक्शन, उसको किसने बैलेंस किया? mg cos थीटा ने। अब मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको भी इक्वेशन 2 कह दूं तो मेरा काम आसान, mg कैंसल, sin बाय cos दैट इज tan थीटा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कह दूं, बट बी केयरफुल, ये इक्वेशन 1 शायद कंफ्यूज करे, इसलिए उसको मैं हटा दूंगा। ओके, इक्वेशन 1/2 mg sin थीटा mg cos थीटा sin बाय cos दैट इज a tan, mg कैंसल, तो क्या बचा? f by r, और अभी कहा था f प्रोपोर्शनल टू r एंड विच इज इक्वल्स टू म्यू। यानी प्लेन पे लेते या इंक्लाइंड प्लेन पे लेते, दोनों बात सही बनती। ये फिगर है, उसके अंदर मैंने जो दिया है नोट्स में उससे ज्यादा स्टेप्स मैंने कवर किए। वहां पे सिर्फ mg के ही कंपोनेंट बताए थे, मैंने यहाँ पे रिएक्शंस के भी कंपोनेंट बता दिए। ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड होता है जिस मोमेंट पे, जिस एंगल पे, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो पूरा का पूरा अच्छी तरह से आप बाद में फिर से इसको देखकर लिखिएगा जरूर, तो ज्यादा पता चलेगा। देखिए, तो यहाँ पे जो था मैंने थीटा कहा, इसने इसको फाई कहा, बट वन इन द सेम थिंग। नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर। क्यों भाई? तो इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर दूं, ये 90, तो ये 90 माइनस फाई, तो ये एंगल हो गया फाई। जिसने बनाया एंगल वो बना कॉस, ये बना साइन। ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो फ्रिक्शन बैलेंस बाय mg sin फाई एंड r बैलेंस बाय mg cos फाई। पर मैंने r के भी कंपोनेंट दिखाए, क्यों? तो क्या आगे के क्वेश्चन में वो आएगा। इसको आप थोड़ा एक्सटेंड करो वर्टिकली ऑपोजिट से, ये बनेगा r cos फाई और ये बनेगा r sin फाई। ओके, जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सी दैट। ओके, वहां से ये पॉइंट शो बनता है। उसके बाद ये 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़कर सिर्फ लिखना है। 25 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम है। ओके, पर वहां पे वर्क डन यानी एक स्टेप ज्यादा लेना है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आपका होमवर्क आज का है 24, 23 एंड 22। ओके, अच्छी तरह से फिगर देखिएगा, जो मैंने लिखा हुआ है उसको वीडियो से रेफर करिएगा, उसको भी लिखिएगा और इसको भी लिखिएगा। तो 22, 23, 24 तीन क्वेश्चंस, और यहाँ से पार्ट 2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 को ट्राई करिएगा, समझ में आ सकता है। ठीक है, समझिएगा जरूर तो समझ में आएगा। तो आपका होमवर्क पार्ट 1 क्वेश्चन 20, 21 एंड 22 एंड पार्ट 2 क्वेश्चन 1 to 6। ओके, जस्ट एक सेकंड, हाँ मैं कंफर्म कर दूं। 20, 21 एंड 22 था या कुछ और था? 23 and 24. यस, 23 and 24. सॉरी, गलत क्वेश्चंस लिख दिए। 21,
तो हो चुका है 22 ऑनवर्ड्स था, ठीक है। तो 22 ऑनवर्ड्स था आपके लिए, ये नहीं है 22, 23 एंड 20, ओके, वन टाइम एंड वन टाइम, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, ओके।